हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज है हमारा 10th लेक्चर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स एंड दिस विल बी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना देखने और जब जाके पूरा कंप्लीट चैप्टर करना। कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है वो कभी भी प्लीज़ बीच में से कोई भी लेक्चर ना देखे। वो हमेशा कोई भी लेक्चर अगर आपने स्टार्ट किया है तो उस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर देखना स्टार्ट करना, देन आप आगे कंटिन्यूसली देखना। और अगर आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हेलोकेन्स हेलोएरिन्स वाली सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना। उसके बाद पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करना हेलोकेन्स हेलोएरिन्स के, देन उसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के। ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहो मेरे साथ और नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यू विल बी द बेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। Lecture 10, chapter is alcohols, phenols and ethers। लेकिन हम कर रहे थे इसमें लेक्चर 10 किसका कर रहे थे हम? पार्ट 2 ईथर्स। सॉरी, ईथर्स कहाँ से आ गया? पार्ट 2 फिनोल्स। और फिनोल्स में कौन सा टॉपिक था? आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये और इस पर 100% दो क्वेश्चंस तो बनते ही हैं 100%, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी है। नेम रिएक्शंस का मतलब समझते हो ना, साइंटिस्ट के नेम के बेस पर रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस डायरेक्टली आती हैं। एक्सप्लेन करो दीज रिएक्शंस। तो इसके अंदर कोलबे रिएक्शंस है, राइमर-टाइमन रिएक्शंस हैं, तो इनको करेंगे हम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फिनोल के केमिकल रिएक्शंस में। तो फिनोल के केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन करेंगे नंबर 1, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने फिनोल की क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक टॉपिक भी कराया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल एसिडिक है नेचर में बिकॉज इट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाता है, इस वजह से एसिडिक है नेचर में। तो सोडियम मेटल है और वो एसिडिक है नेचर में, तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप लिखोगे इसमें व्हेन फिनोल reacts with sodium metal, then sodium phenoxide is formed। फिनोल कैसा है? एसिड। सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड। सोडियम फिनोक्साइड क्या है? सॉल्ट है। और ये रिएक्शन फिनोल के एसिडिक नेचर को कंफर्म करती है। ठीक है। सो दिस रिएक्शन indicates that this reaction indicates that phenol is acidic in nature।
फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर मुझे किसी का एसिडिक नेचर पता करना हो, सपोज करो मुझे एक्स का एसिडिक नेचर कंफर्म करना है, तो एक्स के रिएक्शन करवा दो किसी मेटल से, तो अगर ये एक्स एसिडिक होगा नेचर में, तो देन इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ऐसे ही बिल्कुल हम करेंगे फिनोल का, तो दिस इज फिनोल, फिनोल के रिएक्शन करेंगे हम सोडियम मेटल से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, यहां से ये प्रोटॉन डिस्प्लेस हो जाएगा बाय सोडियम, सोडियम फिनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसे बैलेंस करना चाहते हो तो इस पर हाफ H2 लिख सकते हो आप, या हाफ H2 ना लिखकर 2 2 2। अगर आप इसको और अच्छे से बैलेंस करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 molecules of phenol reacts with 2 metals of sodium metal, produce 2 molecules of sodium phenoxide plus H2। और ऐसे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसी रिएक्शन को, C6H5OH प्लस Na, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5ONa प्लस H2। ये रिएक्शन है फिनोल की सोडियम मेटल के साथ, जो ये प्रूव कर रही है कि फिनोल एसिडिक है नेचर में। नोट कर लो बेटा। तो 2 रिएक्शन आएंगे एग्जाम में कि 2 रिएक्शन ऐसी बताओ जिससे प्रूव हो जाए फिनोल एसिडिक है नेचर में। तो एक तो हो गई रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये तो हो ही गई। एक और करेंगे इसके बाद, एक और करेंगे इसके बाद, नंबर 2, अब सिलेबस हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को जा रहे हैं और 2-3 और बचे। मैं 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा ये तीनों चैप्टर। उसके बाद यार मुझे 11th का सिलेबस चलाना पड़ेगा। बच्चे बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं कि सर आप 12th को करा रहे हो, 12th वाले बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हो, 11th वाले बच्चों से नहीं करते, कमेंट्स में भी और सब जगह। तो भाई सबको मैं बराबर प्यार करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम की वजह से और वीडियोस अपलोड हम सारी कर नहीं सकते एक साथ। सपोज करो मैंने 2 12th की वीडियो बनाई है, तो मैं दोनों वीडियो 12th की और दोनों वीडियो 11th के एक साथ नहीं अपलोड कर सकता। इतना इजी नहीं होता अपलोड करना, पहले से अपलोड करो फिर उसको मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है उसके अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, टेंशन मत लो। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज अब तक तो मैं सारी डाल देता। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मुझे। आपको अच्छा कंटेंट भी तो प्रोवाइड कराना, समझाना भी तो, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अरे तो ऐसे तो हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मुझ में और उनमें फिर डिफरेंस कहाँ रह जाएगा? फिर तो सारा सेम हो जाएगा, फिर तो कहीं से भी पढ़ लेना। आपको समझाना है, आपको सिखाना है, और यही मेरा मोटिव है। जब भी तो आप रेस्पेक्ट करोगे मेरी, जब मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ सर ने कुछ सिखाया। जो टीचर कुछ सिखाते नहीं है ना, बच्चे उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी रिएक्शन ये है, इससे आप प्रूव कर सकते हो कि फिनोल एसिडिक है नेचर में। ठीक है, तो व्हेन phenol reacts with NaOH
सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस थे वाटर बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट 15 रिएक्शन है फिनॉल के टोटल, इंडिकेट्स दैट, ये सेकंड चल रही है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो ये रिएक्शन भी ये इंडिकेट कर रही है कि फिनॉल एसिडिक है नेचर में। तो अगर फिनॉल एसिडिक होगा नेचर में तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके एल्केलाई के साथ रिएक्ट करके, एल्केलाई होता है कुछ सॉल्यूशन ऑफ बेस, तो इट शुड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड क्या है, फिनॉल, NaOH। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन पहले की तरह ही, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोक्सिलिक आयन और प्रोटॉन, ये बना देंगे वाटर। ये हो गई सेकंड रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5OH प्लस NaOH। अब तुम्हें पता ही है फिनॉल एसिडिक है तो H प्लस रिलीज करेगा और यहाँ OH माइनस क्या बना देंगे, वाटर। और यहाँ पे क्या बचेगा, स्टेबल फिनॉक्साइड आयन जो सोडियम आयन के साथ सॉल्ट बना देगा। तो यह है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड। और भाई आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मतलब मैंने तो कभी इमेजिनेशन की ही नहीं थी। जब भी मैं देखता हूँ ओपन करके यूट्यूब, जब भी मुझे नया इम्प्रूवमेंट और नई ग्रोथ देखने को मिलती है तो सच में वर्ड्स नहीं मेरे पास, मैं कैसे अपनी खुशी को एक्सप्लेन करूं। थैंक यू सो मच सभी को। बस ऐसे ही पढ़ते रहो आप, ऐसे ही मुझ पर भरोसा करो, आप देखोगे कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करोगे। चाहे किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, बोर्ड से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक का, सब कुछ भूल जाओगे। केमिस्ट्री में कुलदीप सर को नहीं भूलोगे। चलो भाई, 2 रिएक्शन हो गई, नोट कर लिया आपने। चलो अब करते हैं नंबर 3। नंबर 3, तो नंबर 3 करते हैं हम हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन है कैसी रिएक्शन, तो हेलोजिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं फिनॉल की, ठीक है। तो जनरली हेलोजिनेशन कैसे होता है, हेलोजिनेशन होता है जनरली लुईस एसिड के प्रेजेंस में। अगर हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं, मान लो क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो FeCl3 के प्रेजेंस में होगा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो FeBr3 के प्रेजेंस में होगा, जिससे कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाए और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज होगा, तो अटैक इजी हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगी हमारी बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, तो OH ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन एटम है वो फिनॉक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन एटम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द बेंजीन रिंग, जिससे कि वो
और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये बिना लुईस एसिड के प्रेजेंस में भी हेलोजिनेशन हो जाता है। किसका? फिनोल का। तो फिनोल का हेलोजिनेशन दो टाइप से होता है। तो इसमें देखो, लिखो, दो रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी, एक तो ए थर्ड में और एक बी। तो पहले मैं ए करा रहा हूं। तो ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो when phenol undergoes halogenation in the presence of वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है आपको पता होगा? पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है हाइड्रोजन के साथ। प्रेजेंस ऑफ पोलर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो ब्रोमीन देगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ब्रोमीन गिव्स ट्राइब्रोमोफिनॉल और इसकी होती है वाइट पीपीटी। ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है वाइट पीपीटी, शॉर्ट में उसे बोल देते हैं हम TBP। तो ये है हमारा फिनॉल। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे गई है, तो तुम्हें मैंने पहले बता ही दिया। अभी नीचे बता भी देता हूं दोबारा से क्यों। प्लस ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में, तो बेटा ये बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका नाम है 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये होती है वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। और इसका नाम है हेलोजिनेशन, है ना ये? हाँ, हेलोजिनेशन में इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लो, याद रहेगा। रिएक्शन विद, इसमें मत लिखो, इसमें लिखो, यहां पर, यहां पर लिखो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, इसे ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन विद वाटर को ब्रोमीन वाटर। तो TBP बनेगी वाइट पीपीटी। और इस टेस्ट का नाम है, दिस टेस्ट इज कॉल्ड, दिस टेस्ट इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और इसका यूज कहाँ करते हैं? डिस्टिंग्विश करने के लिए फिनॉल और अदर कंपाउंड में। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अदर कंपाउंड्स, या फिनॉल एंड एल्कोहल। जनरली एल्कोहल्स होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मैंने आपको दे दिया कि भाई ये है मेरे पास CH3OH और ये है मेरे पास फिनॉल। डिस्टिंग्विश करो एक केमिकल टेस्ट देके। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। तो ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल बनाएगा वाइट पीपीटी।
नो व्हाइट पीपीटी। तो जिसमें व्हाइट पीपीटी बन जाएगी वो फिनोल है। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश, रिएक्शन नंबर 1। नोट कर लो बेटा, नोट करते रहा करो अच्छे से। ये हो गई, अभी तो थर्ड रिएक्शन की ए हुई है, थर्ड रिएक्शन की 2 है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। चलो बेटा बी, रिएक्शन विद ब्रोमीन, लेकिन इस बार हम करेंगे ब्रोमीन को CH2 के प्रेजेंस में। CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड और ये होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होने से और पोलर होने से क्या होगा, देखो भाई बताता हूं मैं आंसर। व्हेन phenol reacts with bromine in the presence of, दोनों को आंसर बताऊंगा मैं क्यों डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये पता होना चाहिए ना कि डिफरेंट प्रोडक्ट बन क्यों रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले लो चाहे CCl4 ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट होने चाहिए टू गिव ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। दिस मीन्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये है बेटा मेरा फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ये बन जाएगा आपका एक तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक ये बन जाएगा, दिल ने ये कहा है दिल से, पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और यार कमेंट करते रहा करो अच्छे से कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप सबके। मुझे सबसे अच्छा ही ना तो सब्सक्राइबर लगते और ना ही मुझे लाइक्स लगते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। मज़ा आ जाता है पढ़ के, जी करता है और वीडियो बनाऊं। तो इसको मैं 2-ब्रोमोफिनॉल भी बोल सकता हूँ। IUPAC नेम है इसका 2-ब्रोमोफिनॉल। ये ऑर्थो तो कॉमन नेम है, इनके कॉमन सिस्टम है। इसका है 4-ब्रोमोफिनॉल। अब यहां पर तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं CH2 के प्रेजेंस में, और वाटर के केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बन रहे हैं, वाटर के केस में बन रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। देखना 3 ब्रोमीन आ रहे हैं, यहां पर एक ही ब्रोमीन आ रहा है एक रिंग पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे बैलेंस कर देता हूं। चलो यहां पर 2 आ जाएंगी रिंग्स, तो 2 रिंग्स आ जाएंगे, 2 ब्रोमीन आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, तो 2HBr। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो इसका रीजन बताता हूं मैं, आपको पता भी नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं आपको कहीं। देखो इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ, इन एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉल प्रोड्यूस करता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम activates
द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है वो नेगेटिव चार्ज। जब वो डीलोकलाइजेशन होकर रिंग पर आता है नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन रिंग पर आएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, जिसकी वजह से बन जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज obtained, but in CS2 की प्रेजेंस में CS2 की प्रेजेंस में फिनोल आयनाइज नहीं होगा। फिनोल डजंट अंडरगोज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होगा नहीं, क्यों? वाटर तो है पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट में फिनोल का हो जाएगा आयनाइजेशन, वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। लेकिन ये CS2 है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व तो होगा नहीं, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। CS2 नॉन पोलर, फिनोल पोलर, वहाँ वाटर भी पोलर है, फिनोल भी पोलर है, वहाँ आयनाइजेशन हो जाएगा। यहाँ आयनाइजेशन होगा नहीं, तो आयनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से बहुत ही कम क्वांटिटी में स्मॉल चार्ज डिलोकलाइज होगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। डजंट अंडरगोज आयनाइजेशन, सो द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन activates to a very small extent, बहुत कम एक्टिवेट करेगा ये, इसलिए केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। अब आप समझ गए होंगे। तो इस केस में ये जो पोजीशन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर से, वो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का। फिर ऐसी डिलोकलाइजेशन से यहाँ आएगा बहुत ज़्यादा एक्सटेंट, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन ये फिनॉक्साइड आयन CS2 के प्रेजेंस में बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो इस ग्रुप की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ही कम आ पाएगा। आयनाइजेशन कम होगा बहुत, तो नेगेटिव चार्ज बहुत कम आएगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहीं चिपक जाएगा ब्रोमीन, फिर यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, एक जगह आ जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगी डिलोकलाइजेशन। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता क्यों है, तो वो तो आपको पता ही है। नोट, फिनोल gives electrophilic substitution reaction। मुझे तो लग रहा है हो नहीं पाएंगे आज इसके केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं तुम्हें डीप में पढ़ा रहा हूं, और 13 रिएक्शन है, अभी तो 3 हुई है, 13 के 15 रिएक्शन है। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन due to presence of OH group, OH ग्रुप की वजह से। और OH ग्रुप ने क्या करा, it is clear from the resonating structures। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो फिनोल के, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके की रिएक्शन देगा। तो देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये है फिनोल, और फिनोल जब
डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये एक्टिवेट कर देगा ऑर्थो पोजीशन को, ठीक है। अब जब ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट करेगा तो ऑर्थो पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस पर अटैक कौन कर पाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज तो कर पाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल तो है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटेड है रिंग। अब ऐसे ही आप देखोगे डिलोकलाइजेशन होगा जब फर्दर अब देखो पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो पैरा पोजीशन पर होगा। अब आप नेक्स्ट देखोगे फिर से ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेटेड है सब्स्टिट्यूशन के लिए, और इन द लास्ट वापस से ऑक्सीजन चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऑक्सीजन एटम पर, तो ये बन जाएगा फिनोल। तो आपको दिख रही होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज का है ऑर्थो पर, नेगेटिव चार्ज का है पैरा पर, नेगेटिव चार्ज का है ऑर्थो पर। तो जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर ही है तो ऑर्थो और पैरा पर ही तो आकर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच होंगे। तो इससे पता चल रहा है कि फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देना अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आ जाए। तो 3 हो गए भाई रिएक्शन। एक चीज और रहेगी उसके अंदर बात, वो बात ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है। यूजुअली मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा वाला, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है। बट एक केस में अलग होता है, वो आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। चलो भाई, अब आ जाते हैं नंबर 3, नाइट्रेशन। इसकी भी 2 रिएक्शन होती है। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3। इसकी भी 2 रिएक्शन होती है, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और दूसरी होती है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अब थोड़ी सी रिएक्शन को मैं कर देता हूं सिस्टमाइज्ड, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा। तो आंसर है इसका ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इज फॉर्म्ड। ऑर्थो और नाइट्रो पैराफिनोल बनेंगे। देखो बेटा ध्यान से, यह फिनोल और HNO3 को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देता हूं मैं OHNO2। तो अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल NO2 पर अटैक करेगी जब बेंजीन रिंग, तो ये बन जाएगा आपका 2 है ना पोजीशन, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। तो NO2 यहां आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरी बन जाएगी पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल, नोट कर लो इसे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो है वैसा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका है पैरा नाइट्रोफिनोल, इसका वैसे नाम है 2 नाइट्रोफिनोल, दूसरा नाम है इसका 2 नाइट्रोफिनोल, इसका है 4 नाइट्रोफिनोल। ठीक है। अब कौन मेजर होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है वहां से। इसका रीजन मैं बताता हूं अभी। रीजन ऐसा होता क्यों है? सब जगह तो पैरा होता है ड्यू टू मिनिमम रिपल्जन, ड्यू टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है। तो भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा स्टेबल होता है। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो
नाइट्रोफिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे क्या हुआ? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो गया दिस फॉर्म स्टेबल चिलेट। चिलेट फॉर्मेशन होगी यहां पर। चिलेट होता है कि अगर हमारे पास कोई एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने के बाद एक क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दें, उस क्लोज स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम चिलेट। और ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ओपन। अब देखो जैसे यहाँ पर ये था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, OH, ये हो गया फिनॉल, N और O। देखो अब यहां पर ये इसको ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये जो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखना ये बात। और एक क्वेश्चन और आता है इसका, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर बार आता है, और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, मैं एग्जाम में देता भी हूं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, या ऐसे लिखो इज can be separated by डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन वाई। तो अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया ना अभी तो मैं इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकता हूँ। ऑल्दो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, और मोलर मास भी सेम है, सब कुछ सेम है इनमें, बस पोजीशन NO2 की अलग है। और पोजीशन NO2 की अलग होने की वजह से इनको मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूँ। और उसका रीजन है बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो यहां पर आ गया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, देखो ये रही इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक सेकेंड, तो यहां पर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको दिखाया भी था मैंने अभी ऊपर, वो ये सेम। ठीक है, तो ये वाला नाइट्रो का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये है इंट्रामोलिकुलर। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये है फिनॉल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया फिनॉल का, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब होगा क्या, दो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे यहाँ थर्ड होगा, ऐसे यहाँ फोर्थ होगा।
सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो बॉन्डिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर, ये ऑक्सीजन दोबारा आगे फर्दर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल अकेला। यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पैरा वाले वो सारे, अब मान लो बीकर में ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे, तो ये सारे अलग अलग पड़े हुए हैं, ये इंटरनल इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाएगा, तो ये इजीली सेपरेट हो जाएगा। ये पहले वोलेटाइल हो जाएगा, ये बाद में वोलेटाइल होगा, मतलब ये पहले इवेपोरेट हो जाएगा, ये बाद में इवेपोरेट होगा। तो इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए होगे मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेहतरीन आपको इजी वे में नहीं बताएगा कोई भी, पक्की बात है। चलो बेटा करते हैं आगे। अब करते हैं रिएक्शन नंबर, भाई कौन कौन सी हो गई, सोडियम के साथ हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गई, ब्रोमीन के साथ हो गई, और नंबर 4 नाइट्रिक एसिड की भी रह गई। यार अभी एक नाइट्रिक एसिड की एक रिएक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर 1 2 3 4 की भी है, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है TNP इज फॉर्म्ड, TNP बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो भाई ये है हमारा फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन कर दो आप नाइट्रिक एसिड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होती है ये रिएक्शन। अगर ऊपर ना लिखा हो तो खुद लिख लेना, H2SO4 आई थिंक रह गया है, इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूं। चलो भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा आपका सेम जैसे वहां TBP बना था ना, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनेगा TNP। पूरा नाम है इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। वैसे इसकी यील्ड बहुत कम होती है और इस यील्ड को कम बढ़ाने के लिए पहले इसका सल्फोनेशन करके तो नाइट्रेशन करते हैं, वो लेटेस्ट मेथड है लेकिन अभी भी यूज करते हैं वैसे इसको। इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव। तो ये है बेटा हमारा नंबर 4 रिएक्शन हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 5, फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है इसका? सल्फोनेशन। इसकी भी 2 रिएक्शन होती है। नंबर 1 एट, सल्फोनेशन का मतलब तो समझते हो ना, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक की चल रही है, तो एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर है इसका बहुत सिंपल सा, आंसर है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। सल्फ्यूरिक एसिड को लिख लेता हूं ग्रुप के फॉर्म में, OHSO3H। तो OH और H क्या बना लेगा? H2O एंड SO3H।
ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे OH ग्रुप है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी बी रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर लिखोगे पैरा हाइड्रोक्सी, या पहले रिएक्शन लिख दूं, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है ये H2SO4 है, H2SO4, तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये मेजर होगा इसमें पैरा वाला और वो माइनर। नोट कर लो भाई इसे, मजेदार रिएक्शन दोनों। मेरी बैकबोन मेरे भाई तू, मेरी सेफ जोन मेरे भाई तू, हाथ पे बांधू राखी मेरी सबसे बड़ी कमाई तू। कितनी रिएक्शंस हो गई भाई? 5 हो गई। 6 रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6 कौन सी रिएक्शन है भाई? 6 है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वही लिख लो भाई, सेम। व्हेन फिनोल, भाई वीडियो बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की तो हो गई ऑलरेडी, 1 घंटे की और हो जाएगी अगर मैंने आज ही बना दी सारी। तो आज इसको लास्ट करते हैं यहाँ पर, कल इसी की ही सेकंड, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन है फिनोल की, इसी का ही सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा फिनोल। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लेकिन अच्छी वीडियो बन रही है, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। एक और वीडियो बना दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद CH3Cl alkyl halides in the presence of AlCl3, then ortho and para methyl phenol is formed, are formed। तो चलो बेटा देख लो, ये है फिनोल, ये है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑर्थोमिथाइल फिनोल एंड पैरामिथाइल फिनोल। कौन सा मेजर होगा? पैरामिथाइल फिनोल। ठीक है, बाकी सब में पैरा ही रहेगा, जो स्पेशल केस था मैंने आपको बता दिया। यस 49 मिनट्स की हो गई, हो तो जाएंगी, 6 हो गई हैं, 9 बची, लेकिन वो थोड़ी जल्दी जल्दी से हो जाएंगी, ये थोड़ी लेंदी थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नो प्रॉब्लम। बता देता हूं मैं कौन कौन से। 7th तो है कपलिंग रिएक्शन, 8th है कोल्बे रिएक्शन, 9th है राइमर टाइमन रिएक्शन,
10th है रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, 11th है रिडक्शन, 12th है ऑक्सीडेशन, 12th हो गई ना, एक और है 13 रिएक्शन थी, कपलिंग भी हो गई, कोलबे भी हो गई, राइमर भी हो गई, सोडियम फिनॉक्साइड भी, रिडक्शन भी। पीछे 6 ही हुई है ना, 4 तो 6। एक कोई और रिएक्शन भी थी, फिनोल की रिएक्शन, हाँ PCl5 से करा देंगे एक, ठीक है। वैसे जनरली होती नहीं है इसकी, फिनोल के PCl5 के साथ यील्ड कम होता है, मतलब कुल मिला के 13 रिएक्शन है, ये आप नोट कर लो कल की क्लास के लिए। और कल करते हैं, चलो बेटा मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट्स तो कर ही दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।